मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो ये हमारी आज फिजिक्स की क्लास है। ये हमारी फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमारी फिजिक्स की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 है। ये हमारी आज जो हो रही क्लास है हमारी 3 क्लास है। इससे पहले हम आप लोगों को 2 क्लासेस प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट डे क्लास में पढ़ा था चैप्टर के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, और इसके बाद जो उसमें कॉन्सेप्ट बन सकते थे हमने वो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। इसके बाद सेकेंड नंबर की क्लास हमारी होती न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बताए थे। इसके बाद आज हमारी थर्ड नंबर की क्लास होने वाली है, जिसमें से अब हमारे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें किरण आरेख खींचने के लिए बोलता है कि इसका किरण आरेख खींचो। किरण आरेख, तो आज की क्लास में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नियम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो अवतल और उत्तल दर्पण की अलग अलग स्थितियाँ होती हैं जिसमें प्रतिबिंब बनता है, तो उन स्थितियों के बारे में हम बाद में जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम किरण आरेख खींचने के नियम कि हम अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कैसे हम प्रतिबिंब को ड्रा करते हैं, तो ये चीज़ें हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास ये भी इम्पोर्टेंट क्लास है, याद रखना। और इसके बाद यहाँ से 100% आपको सवाल आज की क्लास से देखने को मिलेगा। 100% की गारंटी है ये मेरी कि यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे सवाल में किरण आरेख खींचना भी पूछा जाता है कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे, और इसके बाद जो इसकी स्थितियाँ बनती हैं तो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से 100% सवाल आज की क्लास से आने के चांसेस हैं। आज की रोकर की जो क्लास आएगी उसमें 100% सेफ्टी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपको प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर से यही सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अगर जिन लोगों ने लास्ट के सेशन नहीं देखे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट के सेशन देख लें, क्योंकि लास्ट में हमारी 2 क्लासें फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी थर्ड डे की क्लास है। तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की क्लासों को मिस किया है तो 100% वो क्लासें देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको चैप्टर के बारे में बेसिक जो इंट्रोडक्शन मिलता है वहीं से मिलता है। तो चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखो हमारा टॉपिक क्या है, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो आज हम अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को हम कैसे खींचते हैं, उसके हम जो नियम होते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे इसके 3 नियम हैं। गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3 नियम है। तो आपको ये जो 3 नियम है, तो आपको ये 3 नियम बहुत ही कायदे से याद करना है और इसको लिखना भी है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम हैं। इसके टोटल गोली दर्पणों से प्रतिबिंब जो हम खींचेंगे, यानी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो उसमें से 3 नियम लगते हैं। फर्स्ट नियम हमारा क्या है, आज की क्लास यहीं से स्टार्ट होती है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के कितने नियम है। तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है। अब फर्स्ट नियम क्या है, देखो हमारा यहाँ पर होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहाँ पर होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसे करना है। यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण होगा, यहाँ पर उत्तल दर्पण होगा। अब यहाँ पर आपको बना लेना है अवतल दर्पण, तो यहाँ पर हमने ड्रा कर लिया अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा होता है अवतल दर्पण। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं दबा हुआ भाग परावर्तक तल का कार्य करता है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ये हमारा फोकस हो गया। अब उत्तल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, और उत्तल दर्पण। यहाँ पर होता है इसका वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर इसकी फोकस दूरी एफ। अब फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है कि आपको फर्स्ट नियम की, इसमें फर्स्ट नियम क्या, गोली दर्पण के किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, ये प्रिंसिपल अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। देखो ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल अक्ष, यही है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो देखो अब हम पहले पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण में। तो किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारा यहाँ पर मुख्य फोकस है। तो किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या फिर उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर क्या होंगी, आपको आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पर ये जो हमारा
उत्तल दर्पण होगा, इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यहाँ पर किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका एक ही प्रतिबिंब बनता है इस स्थिति में। तो ये याद रखना, हमारा फर्स्ट नियम क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो प्रिंसिपल अक्ष के समांतर चलेंगी प्रकाश किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उगा जाती हैं या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण में और ये होता है हमारा अवतल दर्पण में। आपको फिगर आई होप समझ में आया होगा। नियम हमारा फर्स्ट यही है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। या फिर अब इसमें आ जाओ उत्तल दर्पण में, तो किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई और मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई या तो प्रतीत होती हैं। तो आपको ये याद रखना है, ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का। आई होप कि ये नियम आपको समझ में आया होगा कि किसी गोली दर्पण के प्रिंसिपल अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फिर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हमारा होता है अवतल दर्पण में, ये होता है उत्तल दर्पण। ऐसा आप फिगर बना लेंगे और जो हमने बताया है आप ऐसे लिख लेंगे। ये होते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। अब इसका नियम नंबर सेकेंड, ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट हुआ, इसके 3 नियम है। नियम नंबर सेकेंड, अब इसका क्या है, देखो ये होता है, तो ये आपको बनाना है यहाँ पर अवतल दर्पण और इसके बाद उत्तल दर्पण। यही हमारा काम है कि हमको एक बनाएंगे, क्योंकि नियम समझना है हमको, तो एक बनाएंगे उत्तल दर्पण और एक बनाएंगे अवतल दर्पण। अब इसके बाद ये बनाने के बाद अब हमारा नियम नंबर सेकेंड क्या बोलता है, देखो यहाँ पर होता है इसका पोल और यहाँ पर ये है वक्रता केंद्र, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा यहाँ पर भी यहाँ पर होता है पोल और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी, तो यहाँ पर ये हो गया इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल अक्ष होती है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी प्रकाश किरण। किसी गोली दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर परावर्तन जब इसका होगा तो ये मुख्य अक्ष के यहाँ से समांतर हो जाएंगी। देखो किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। यहाँ पर भी ये होगा हमारा उत्तल दर्पण में कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। ये देखो हमारा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पर ये मुख्य फोकस से होकर, लेकिन यहाँ पर जाती नहीं वास्तविकता में, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इसको भी कर देना आपको मुख्य अक्ष के समांतर। ये समझ लेना आपको, इसमें कोई आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इस वजह से यहाँ पर इसी वास्तविकता में किरणें नहीं जाती, लेकिन जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसमें हम बोलेंगे किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर, देखो यहाँ पर मुख्य, वहाँ पर हमारा फोकस है। किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर या किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया हमारा नियम नंबर सेकेंड। अब हम देखेंगे नियम नंबर थर्ड के बारे में। तो आपको ये जो 3 नियम है इसी से हम अभी ड्रा करना सीखेंगे। जब प्रतिबिंब कैसे हम प्रतिबिंब को ड्रा करते हैं तो वो अभी आगे सीखेंगे, लेकिन इसके जो नियम नंबर थर्ड है उसके बारे में जानते हैं। तो हमको वही एक अवतल दर्पण बनाना है और एक उत्तल दर्पण बनाना है। ठीक, ये ड्रा करने के बाद अब हम समझेंगे नियम नंबर थर्ड के बारे में। नियम नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये मान लो इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर सी हो गया, इसकी फोकस दूरी यहाँ पर एफ हो गई। ठीक, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, इसकी फोकस दूरी एफ हो गई, और यहाँ पर होता है प्रिंसिपल अक्ष पी, यहाँ पर ये पी प्रिंसिपल या पोल, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो अब ये थर्ड नियम हमारा क्या है, किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखो किसी गोली दर्पण में
वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाले किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। या फिर किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण में। किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र सी की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। ये होता है हमारा उत्तल दर्पण में और ये होता है हमारा अवतल दर्पण में। यहाँ पर देखो किसी गोली दर्पण यानी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो हमारा ये देखो हम इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए है यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा स्थितियों का अवतल दर्पण, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये अवतल दर्पण के जो नियम है ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको याद रखने हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो आप इससे यही बना सकते हैं, इससे अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण बना सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये जो इसके 1 2 3 ये फिर जो 3 नियम है तो ये आपको लर्न होने चाहिए। हमारा फर्स्ट नियम क्या बोलता है, देखो किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो ये हमारा होता है प्रिंसिपल अक्ष, जिसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर अब हमको बताना है उत्तल दर्पण में किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। फिर इसके बाद हमारा सेकेंड नियम क्या बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस ये एफ है तो एफ से जाएगी प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आपको ये इसका नियम नंबर इसका ये है सेकेंड। अब इसके बाद किसी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी से हो जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जैसे आएगी प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। अब इसी में क्या होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र सी को आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए जो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, क्योंकि इसकी जो 6 स्थितियाँ बनती हैं हम इन्हीं 3 नियम का प्रयोग करेंगे। जो हमारे पास 3 नियम लिखे हैं हम इन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे, और जो 6 स्थितियाँ बनती हैं अलग अलग टाइप की स्थितियाँ बनती हैं उनको हम बनाना सीखेंगे। तो याद रखना ये नियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण क्योंकि इसकी केवल एक स्थिति बनती है तो ये ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो इसकी 6 स्थितियाँ बनती हैं, जब वस्तु को हम अलग अलग रखते हैं तो इसकी 6 स्थितियाँ बनती है, तो इन 3 नियमों की सहायता से हम अब 6 स्थितियों को बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब एक बार इसका हमने बता दिया आप लोगों को कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब का खींचना, क्योंकि हमें अभी नेक्स्ट जब हमारी क्लास आएगी तो उसमें हमको किरण आरेख बनाना पड़ेगा। तो किरण आरेख खींचने के लिए हमें सवाल भी दिया रहेगा, ये समझ लेना, ये 6 नंबर का सवाल आता है, 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसमें किरण आरेख भी आपको 100% बनाना आना चाहिए। एक उसमें एक थ्योरी का सवाल होगा और एक उसमें ये समझ लेना न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है, उसमें किरण आरेख 90% चांसेस होते हैं कि किरण आरेख यहीं से, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहीं से आए। ठीक, तो ये याद रखना है कि ये किरण आरेख अगर हमको ये नियम नहीं मालूम होंगे तो हम किरण आरेख कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले नियम आने चाहिए, फिर इसके बाद हम किरण आरेख बनाना सीखेंगे वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखकर, और उनके अलग अलग जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो वो चीज़ें वहाँ से हम तैयार करेंगे। लेकिन ये याद रखना कि 90% यहीं से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको ये जो किरण आरेख खींचना हम बता रहे हैं तो आपको बहुत ही कायदे से देखना है। तो देखो हमारा फर्स्ट नियम क्या है कि किसी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से हो जाती है। तो ये नियम आपको सब मालूम है, किसी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से हो जाती हैं। फिर किसी गोली दर्पण में
मुख्य फोकस से उगा जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर इसके बाद थर्ड नियम है हमारा, किसी गोलीय दर्पण में वक्रता के सी से उगा जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग अपने वक्रता के सी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अब हम इसके पढ़ रहे हैं, हमारी जो स्थितियाँ बनती हैं 6 अलग अलग स्थितियाँ, तो हम उन स्थितियों के बारे में अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्थिति क्या आएगी, जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे, जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पे। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग आ रही है कि जब वस्तु, फर्स्ट स्थिति आ रही है, हम हेडिंग यहाँ पर डालेंगे, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचना या फिर बनाना। तो हम अवतल दर्पण के माध्यम से अब प्रतिबिंब को बनाएंगे या खींचेंगे। ये याद रखना है कि हम अवतल दर्पण की जो इसकी 6 स्थितियाँ, इसकी 6 अलग अलग स्थितियाँ, 6 वस्तुओं को, 6 ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके 6 अलग अलग इमेज प्राप्त होंगे। तो उन सभी के बारे में हमारा फर्स्ट हेडिंग आ रही है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो हमें अब एक अवतल दर्पण बनाना है और इसके बाद उसमें वस्तु को अनंत पर रखना है। तो हम बनाएंगे अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अवतल दर्पण। ये हमारी फर्स्ट जो हमारी स्थिति होती है ये है कि जब वस्तु अनंत पर है। तो हमने एक बनाया अवतल दर्पण और इसके बाद इसमें हम वक्रता केंद्र को लिखेंगे। कहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, यहाँ पर हमारा मान लो वक्रता केंद्र सी है। ठीक, तो इसका आधा होता है फोकस। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। ये पटरी और प्रकाल की सहायता से आप बनाएंगे तो बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लोकेशन पर चित्र वहीं पर बनेगा। बशर्ते आपको पटरी और पेंसिल की सहायता से खींचना है। तो हमने मान लो कि वस्तु को रख दिया है अनंत पे। तो यहाँ पर वस्तु हमारी रखी है अनंत पे, वस्तु रखती है। ठीक, तो यहाँ पर ओ डैश होता है वस्तु का नाम, ओ डैश नाम की कोई वस्तु रखी है। तो इससे हम सीखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब। तो सर्वप्रथम क्या होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, पहली किरण आती है हमारी, केवल आपको 2 किरणें खींचना है। तो अनंत से आने वाली, ये हमारी वस्तु अनंत पर है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की जो फर्स्ट किरण आती है वो मुख्य फोकस से उगा जाती है। तो मुख्य फोकस से जाने के बाद जैसे उसका परावर्तन होता है दर्पण से, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अनंत से आ रही प्रकाश किरण, और जैसे ही उसका अनंत से आने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से उगा जाती है, ये हमारी ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से उगा जाती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो हमारा प्रिंसिपल अक्ष होता है, ये पी है हमारा पोल, और इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो यहीं पर हमारा है ये मुख्य अक्ष। तो अनंत में स्थित जो वस्तु है हमारी ओ डैश, तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण हमारी जा रही मुख्य फोकस से होकर। अब इसके बाद जो हमारा इसमें सेकेंड नियम लगाएंगे कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जो ओ डैश से प्रकाश किरण चल रही है, तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो याद रखना है कि जब वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जाती है तो पुनः अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसका आई डैश जो प्रतिबिंब बनता है, तो ये हमने यहाँ पर कॉपी में, ये हमने यहाँ पर कोई सी माप नहीं ली है, तो इस वजह से हमारा प्रतिबिंब कुछ उल्टा बन रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा यफ पर, यानी कि फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे यहाँ पर आई डैश, यहाँ पर आई डैश, ये हमारा यहाँ नहीं, थोड़ा यहाँ पर बनेगा क्योंकि हमने केवल पेन से बनाया है, हमने यहाँ पर कोई इसकी एग्जैक्ट माप नहीं ली है। जब आप लोग इसको दर्पण को माप लेकर बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जब ये सभी यहाँ पर इसको आधा करेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र सी और एफ, इनके दोनों के बीच की दूरी जब आधी आधी होगी, तो वो समझ लेना हमारा यहाँ पर जब उससे हम बनाएंगे चित्र, तो वो हमारा
और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे हमारा बना है यहाँ पर फोकस पे, तो वो चित्र 100% फोकस पे बनेगा। तो एक M1 और M2 द्वारा का हमने, अब आपको इसकी भाषा कैसे लिखनी है, तो देखो हमने एक M1 और M2 द्वारा का एक कोई अवतल दर्पण लिया, ठीक, जिसमें से वस्तु को हमने अनंत पर रखा है। तो इसके बाद अनंत से वस्तु, अनंत में जो रखी वस्तु है ओ डैश, उससे चलने वाली प्रकाश की किरण सर्वप्रथम जाती है मुख्य फोकस से होकर। जब ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह पहली की जो किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, क्योंकि ये ओ डैश जो हमारी किरण है मुख्य फोकस से होकर यफ से होकर जा रही है, तो ये होती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर इसके बाद सेकेंड जो किरण हमारी ओ डैश से चलती है वह वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काटती हैं, आई डैश वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जो कि वस्तु से छोटा, बहुत ही छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। और इसके बाद ये समझ लेना वास्तविक बनता है और उल्टा है। देखो इसकी प्रकृति क्या होगी, आपको प्रकृति भी मालूम होना चाहिए कि इसकी प्रकृति कैसे होती है। तो वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा, ये प्रकृति में लिखना पड़ता है, वस्तु से छोटा, ठीक। और इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति, तो इसकी प्रकृति होती है वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ये आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ कि प्रतिबिंब जब हम ओ डैश वस्तु को अनंत पर बहुत बड़ी वस्तु रखेंगे तो वो हमको बहुत ही छोटी वस्तु दिखाई देगी। तो इसका रीज़न ये होता है कि अनंत से ओ डैश वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जब मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर इसके बाद ओ डैश वस्तु से चलती है प्रकाश किरण तो वक्रता केंद्र सी से हो जाती हैं, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। फिर जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट देती हैं तो आई डैश प्रतिबिंब हमारा यफ पर, आई डैश प्रतिबिंब हमारा यफ पर बन जाता है। तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ बहुत ही ये समझ लेना। ये यहाँ पर इसकी जो प्रकृति होती है, तो आपको प्रकृति आना चाहिए कि जो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और इसके बाद वह वास्तविक व उल्टा बनता है। वास्तविक होता है, आभासी नहीं, वास्तविक होता है और इसके बाद उल्टा होता है। ये हमारी फर्स्ट स्थिति हो गई, जिसमें हमने आपको बताया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो हम उसका किरण आरेख कैसे खींचेंगे। ये हमने आपको ये समझ लेना, हमने यहाँ पर पेन से ये मापें ली है, इस वजह से हमारा ये यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बन रहा है। लेकिन आप लोग जब इसको पटरी और प्रकार की सहायता से पेंसिल से बनाएंगे तो आपको 100% ये समझ लेना, ये बिल्कुल वहीं पर इसके एग्जैक्ट लोकेशन पर बनेगा। यानी ये यहीं यफ पे आएगा। ये हमारे देखो यहाँ पर काट रहा है, लेकिन ये 100% गारंटी यहीं पर बिल्कुल यफ पर आएगा। तो आपको पटरी और प्रकार की सहायता से ये बनाना सीखना है, क्योंकि ये समझ लेना अगर आपको किरण आरेख सीखना आ गया तो 6 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 100% आप वहाँ से 6 नंबर लेकर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको ये समझ लेना किरण आरेख खींचना आना चाहिए। उसके लिए हमने 3 नियम बताए हैं, तो नियम पहले आप बनाएंगे, इसके बाद ये जो हम जो प्रतिबिंब बनाना बता रहे हैं ये भी आपको आना चाहिए। अब हमारी हो गई फर्स्ट स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अब सेकेंड नंबर पर सेकेंड स्थिति क्या है कि जब वस्तु को अनंत से उठाकर हम लाएंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, ये हमारी सेकेंड स्थिति है। अब वस्तु क्या होगी, अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होगी। तो हमें वही M1 और M2 द्वारा का एक उत्तल दर्पण लेना है, सॉरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। M1 और M2 द्वारा का हम एक लेंगे अवतल दर्पण। तो यहाँ पर M1 और M2 द्वारा का एक हमने लिया अवतल। ये प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, ये समझ लें बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा होता है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंसिपल अक्ष बनाएंगे, मुख्य अक्ष जिसको कहा जाता है, यहाँ पर इसका पोल होता है। इसके बाद यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लो सी है, तो यहाँ पर हो गया हमारा फोकस यफ, ठीक। अब इसके बाद वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लो हमने वस्तु को यहाँ रखा है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। हमने कोई ओ डैश नाम की एक वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट जो हमारी किरण यहाँ से ओ डैश की वस्तु से चली, तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड नियम है कि ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जब वक्रता केंद्र सी से उगा जाती हैं तो पुनः उसी माध्यम में अपने वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर देखो इसका प्रतिबिंब बना है आई डैश। यहाँ पर वक्रता केंद्र सी से उगा जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में, आपको ये समझ लें जब किरणें चले उसकी डायरेक्शन आपको दिखाना बहुत ही जरूरी है। ये होती है किरण की दिशा, कि किरण किस दिशा में चल रही है। जो हमने रेखा खींची वो रेखा किस दिशा में चल रही है, तो आपको डायरेक्शन ये समझ लेना 100%। आपको जब जिस दिशा में आपकी किरण चले या रेखा चले तो उसके लिए डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो हम ये निशान बनाते हैं ये होता है कि इस दिशा में हमारी ये रेखा चल रही है। तो देखो ओ डैश की कोई वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है, तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं जो मुख्य फोकस से उगा जाती हैं। फिर ओ डैश से एक और दूसरी किरण चलती है जो वक्रता केंद्र सी से उगा जाती है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें आपस में आई डैश सी वक्रता केंद्र और ये समझ लेना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पर ये लिख लेना इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनता कहाँ पर है। कि जब वस्तु बताओ, जब वस्तु ये आपको उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ भी आ सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये याद रखना, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आपको ये सिंगल डबल नंबर यहाँ से आपको दिला सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। फिर उसकी जो प्रकृति होती है वो पूछ सकता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत ही छोटे आकार का होता है। वस्तु से बहुत ही छोटे आकार का होता है। ये हमने यहाँ पर ये अगर आप उससे बताएंगे इसकी माप लेकर तो आपको बहुत ही छोटा यहाँ प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अब इसकी प्रकृति हमने बनाया है, तो यहाँ पर देखो जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। यहाँ पर बहुत छोटा नहीं, यहाँ वस्तु से छोटा जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता है। ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट लिखा है ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमने जो पॉइंट लिखा है कि जब वस्तु, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इसके बाद फोकस के मध्य बीच में बनता है, बिल्कुल बीचों बीच बनता है। और उसकी प्रकृति क्या होगी, वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। हमने क्या कहा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से आनी चाहिए। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, ये हमारी होगी सेकेंड स्थिति। देखो हमने क्या कहा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो हमने यहाँ पर एक वस्तु उठाई और उसको अनंत और M1 और M2 द्वारा एक हमने अवतल दर्पण उठाया और उसके बाद वहाँ पर हमने ओ डैश की एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दी। अब इसके बाद ओ डैश वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उगा जाती हैं। इसके बाद सेकेंड जो किरण हमारी चलती है तो मुख्य
वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग यानी अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को वक्रता केंद्र और इसके बाद फोकस के मध्य में काटती हैं। वहीं पर उसका प्रतिबिंब आई डैश बन जाता है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा है। वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु के आकार से छोटा है। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। और जैसे हम बता रहे हैं, आपको ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखना भी है, या आप स्थिति बना सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ इतनी लिखी है, तो आप स्थिति बनाना कि जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो ये प्रतिबिंब की इसकी प्रकृति क्या होती है, और इसके बाद उसका प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, और इसके बाद वो कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है। ये चीज़ आप इतनी चीज़ लिख लेना, कोई इसमें कोई इसका इशू नहीं है। अब इसके बाद हमारी थर्ड स्थिति, जो थर्ड नंबर पर ये इंपॉर्टेंट स्थिति है, क्योंकि अधिकतर सवालों में यही स्थिति पूछी जाती है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु, अब देखो हम वस्तु को उठाकर ला रहे हैं, अभी हम अनंत में सी वस्तु को, तो हम यहाँ से उठाकर रख दिया वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में। अब वस्तु को जब हम रखेंगे वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र में सॉरी तो हम वस्तु को दूर से पास की ओर ला रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पर नोटिस करो एक बात कि हमारा प्रतिबिंब यहाँ से दूर जा रहा है। देखो जब फर्स्ट स्थिति में हमारी वस्तु रखी थी अनंत पर, तो प्रतिबिंब हमारा बनना था फोकस पे, बहुत ही छोटा था, वास्तविक था, उल्टा था। अब जैसे वस्तु हमारी पास की ओर आ रही दर्पण की ओर आ रही है, देखो यहाँ पर ये दर्पण की ओर आ रही वस्तु, यहाँ पर वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ से दूर हो गया। देखो यहाँ ये वस्तु पास की ओर आ रही है, प्रतिबिंब दूर जा रहा है और उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर प्रतिबिंब बहुत छोटा था, लेकिन यार बहुत ही छोटा ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये आप जब उससे बनाएंगे नाप लेकर तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब का साइज भी बढ़ रहा है। यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बनना था, अब प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। तो ये चीज़ जैसे हम दर्पण के पास जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर जा रहा है। तो अब वक्रता केंद्र, जब वस्तु, अब थर्ड स्थिति पर क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो। अब जो हमारी थर्ड स्थिति आ गई है कि अब वस्तु स्थित होगी वक्रता केंद्र सी में। अब जो वस्तु आपको मिलेगी वो वक्रता केंद्र सी में स्थित होगी। तो इस पोजीशन में कैसे क्या होता है, तो हम अब इसका किरण आरेख हम खींच रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। तो देखो हमने यहाँ पर एक M1 और M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, M1 और M2 द्वारक का, ये M1 और M2 द्वारक का हमने एक अवतल दर्पण लिया, जिसमें हमने वस्तु को अब हम रखेंगे इसमें, इसका ये मुख्य अक्ष है, इस यहाँ पर ये इसका वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर इसका फोकस F है, ठीक है। तो अब वस्तु को हम क्या करेंगे, ओ डैश की एक वस्तु को, ओ डैश है एक वस्तु, क्या है, ओ डैश की एक वस्तु को हम रखेंगे वक्रता केंद्र सी पर। तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात ये हमारी फोकस से होकर जाती हैं। हमने क्या कहा कि ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये समझ लेना मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आई डैश यहाँ पर। अब देखो हमने क्या कहा कि हमारा जब ओ डैश हमने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र सी पर, तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हमारी जो फर्स्ट किरण जा रही है, पहली किरण, तो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक। इसके बाद मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये हमारी मुख्य फोकस से होकर जा रही प्रकाश किरण जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा आई डैश, जो वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। अब यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको प्रतिबिंब की जो हम ये बता रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र C पर ही बनता है। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है ये पॉइंट आपको लर्न करना है। तीनों स्थितियाँ हमने आज आपको 3 स्थितियाँ बनाई और इसके बाद उसके 3 नियम बताए। तो आज की क्लास अब यहीं तक हो पाएगी। इसके बाद अगर हम आगे अगर जो नियम, इसके अभी 3 नियम और बाकी हैं और इसके बाद हमारा जो ये उत्तल दर्पण में जो 1-2 स्थितियाँ बनती हैं तो वो वहाँ पर बताएंगे। तो ये समझ लेना आज की क्लास अब यहीं पर रखते हैं। अगर हम अभी और बढ़ाएंगे क्लास को तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से केवल 35 से 40 मिनट की क्लास केवल होनी चाहिए, वो पर्याप्त होती है आपके पढ़ने के लिए। और फिर इतनी इन्फॉर्मेशन आप एक दिन में ग्रहण कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा हम बता देंगे तो फिर वो समझ भी नहीं आएगा, सभी चीज़ें यहाँ पर भी मिक्सअप हो जाएंगी। तो इस वजह से आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी क्लास जो फिजिक्स की यहाँ पर होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। अब वस्तु देखो हमारी यहाँ पर जैसे ही वस्तु पास आ रही है तो उसका प्रतिबिंब दूर जा रहा है, ये याद रखना है। जैसे ही वस्तु पास आ रही है तो उसका प्रतिबिंब दूर जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद देखो हमारा अब यहाँ से हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था, गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। ये नियम जो हमने आपको 3 नियम बताए तो इनके बारे में हम जानते हैं। यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी आज की क्लास। तो पहले इनके बारे में हम समझते हैं कि ये नियम हमारे क्या हैं। देखो फर्स्ट नियम यही है, ये हमारे लिए अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट है, तो आपको अवतल दर्पण के नियम याद रखने हैं कि अवतल दर्पण में गोली दर्पणों से प्रतिबिंब खींचने के नियम। यहाँ पर क्योंकि हमने गोली दर्पणों के क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है। उत्तल केवल एक स्थिति बनती है, इसकी केवल एक स्थिति है, लेकिन इसकी 6 स्थिति हैं। अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ हैं। आज की क्लास में हमने 3 स्थितियाँ डिस्कस की है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल की क्लास, तो उसमें हम आगे की 3 स्थितियाँ और इसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा जो स्थितियाँ बनती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो अवतल दर्पण, किसी गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उगा जाती हैं। ये हमारा नियम नंबर फर्स्ट है, यह जाती हुई प्रतीत होती हैं, ये इसमें उत्तल दर्पण में। फिर सेकंड नियम क्या है, किसी गोली दर्पण में मुख्य फोकस से उगा जाने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण में मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। अब किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र C से उगा जाने वाली प्रकाश किरण, किसी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र C से उगा जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, ये नियम नंबर हमारा कौन सा है, ये नियम नंबर तीसरा है हमारा, कि किसी गोली दर्पण में मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C से उगा जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। या किसी गोली दर्पण में मुख्य वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाती हैं। ये हो गए हमारे 3 नियम। तो आपको ये 3 नियम आने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की जो स्थितियाँ हमने आपको बताई हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट हुआ है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का खींचना। हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंब को कैसे हम खींचते हैं। तो हमने ये जाना कि इन नियमों की सहायता से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का खींचना। तो हमारा फर्स्ट नियम है कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, तो वस्तु जब अनंत पर स्थित होगी, जिसमें से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को खींचना, जब वस्तु अनंत पर होगी, तो अनंत पर स्थित वस्तु से ओ डैश मान लो कोई वस्तु रखी है, तो ओ डैश की वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उगा जाती हैं और इसके बाद जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है प्रकाश किरण हुआ पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये 2 किरणें आपस में एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। तो ये इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि इसका प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है प्रतिबिंब, और इसके बाद वास्तविक व उल्टा बनता है और प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। इसके बाद सेकेंड स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा और इसके बाद वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होगा। इसमें क्या होगा, ओ डैश से चलने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर होती हैं तो मुख्य फोकस से हो जाती हैं और वक्रता केंद्र से होगा जाने वाली प्रकाश की किरण पूर्व उसी माध्यम में
वापस लौट जाती हैं। ये हमने बताया जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब इसके बाद हमारा थर्ड नियम क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वक्रता केंद्र पर ओ डैश के मान लो कोई वस्तु रखी है, तो वक्रता केंद्र जब ओ डैश से चलती हैं प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। फिर इसके बाद मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से होकर, यहाँ पर ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हमारा थर्ड, ये हमारा इसका सेकेंड जब हम किरण डालते हैं तो ये ऐसा बनता है। फिर इसके बाद इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर। ये आपको ये भी यहाँ पर आकार में वस्तु के बराबर, क्योंकि केवल यही एक स्थिति है, ये हमारी जो थर्ड नंबर की स्थिति है, इसमें ही वस्तु का प्रतिबिंब और आकार दोनों बराबर होते हैं। वस्तु यानी वस्तु और वस्तु का प्रतिबिंब दोनों बराबर होते हैं। ये स्थिति आपको याद रखनी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र में होगी तभी उसका प्रतिबिंब और उसका वस्तु का आकार दोनों एक समान होंगे, यानी दोनों का आकार एक जैसा होगा, दोनों की लंबाई एक जैसी होगी। केवल ये आपको याद रखना है कि इसमें ओ डैश आई डैश के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब और वक्रता केंद्र पर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र सी पर ही, वस्तु सी पर रखी है वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बन रहा है, और इसके बाद उतना ही आकार का बन रहा है जितनी आकार की वस्तु है। ये स्थिति आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इसके बाद हम ये एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जब वस्तु जैसे ही पास आ रही है वस्तु, तो प्रतिबिंब उसका दूर जा रहा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा जानकारी दी गई है आपको 100% समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको 3 नियम बताए हैं और उनका नियम बताने के बाद हमने आपको किरण आरेख खींचना बताया है। अब लास्ट कल की क्लास में हमने हमारी जो इसकी 3 स्थितियाँ और बची हैं, तो 3 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी इसकी 3 स्थितियाँ बाकी रिमेनिंग है अभी 3 स्थितियाँ, और इसके बाद एक जो उत्तल दर्पण की स्थिति होती है वो हम कल ये 4 स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। उनका प्रतिबिंब कैसे हम खींचते हैं कल की क्लास में जानेंगे। आई होप मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको दी जा रही है कि 100% आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई समस्या होती है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम कल की क्लास में इसका एक बार रिवीजन करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन लोगों ने लास्ट की क्लास नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट की क्लास देख लें। हमारी इससे पहले 2 क्लासें फिजिक्स की हो चुकी हैं, ये हमारी फिजिक्स की थर्ड नंबर की क्लास है। तो अगर लास्ट के आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट की 2 क्लासें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी शानदार तरीके से। अब कल का वीडियो जो आने वाला है, कल की जो क्लास हमारी होगी इससे भी शानदार तरीके से होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करना है। शेयर करना आपके लिए मस्ट है 100%। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ सके, इसके लिए बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको ले चलूँगा आपकी मंजिल को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।